अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा, हम एल्गोरिदम की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट 6 प्रॉब्लम्स हमने कर ली थी लास्ट लेक्चर में। अब इसमें हम इसकी प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो हमारे पास है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन अ गिवन अमाउंट। यानी कि आपके पास कोई एक अमाउंट है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो इंटरेस्ट है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन की समझ आई कि किसी भी अमाउंट के ऊपर, जैसे आप बैंक से कोई लोन वगैरह ले रहे होते हैं, तो आप 5 लाख रुपया ले रहे हैं, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट जो है वो आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा पे करेंगे जब वापस रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट वगैरह। जब हम किसी बैंक से कर्ज़ा वगैरह लेते हैं या किसी से आप लोन वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पर इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम वो इंटरेस्ट फाइंड करेंगे कि हम इंटरेस्ट अगर कोई लोन वगैरह ले रहे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला। यानी कि हम प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे, इसमें एल्गोरिदम लिखेंगे कि कोई भी बंदा उसमें अपनी अमाउंट एंटर करेगा कि इतनी अमाउंट वो इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसके ऊपर वो उसको उसका जो कितनी लोन ले रहा है, तो उस लोन के ऊपर वो उसका इंटरेस्ट बता देगा। ठीक है तो अब इनपुट क्या होगी हमारे पास, इसमें 3 चीज़ें इनपुट होती हैं। लोन में जब आप कोई भी चीज़ लोन ले रहे होते हैं, तो एक तो लोन पेमेंट होती है, फिर बैंक की तरफ से कितने परसेंट उसकी लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट ले रहा होता है वो रेट होता है, 10%, 20%, 30%। आई थिंक अभी 29 पॉइंट कुछ परसेंट जो है वो चल रहा है। ठीक है, इसी तरह पीरियड ऑफ लोन, यानी कि जिसको टेन्योरशिप कहते हैं, कितने अरसे के लिए आप कितने टेन्योर के लिए लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इसमें इनपुट में हमने लेनी है। एक लोन की पेमेंट कि कितने 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख आप कितना लोन ले रहे हैं, फिर उस लोन के ऊपर कितना बैंक को आपने इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट रेट क्या है, उस अमाउंट का कितने परसेंट आपने वापस जो है वो एक्स्ट्रा करना है, और आप कितने साल के लिए लोन ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि साल इसलिए डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ता जाता है, ईयर्स बढ़ते जाते हैं, इसी तरह आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ज़्यादा होता जाता है। इसलिए इसको टेन्योर को जो होता है टी, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आउटपुट क्या होगी, वही इंटरेस्ट जो हमने फाइंड करना है। उसके बाद प्रोसेसिंग क्या होगी कि हमने इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना है, लोन अमाउंट को, इंटरेस्ट को, और पीरियड ऑफ टाइम को, जो टेन्योरशिप होती है इसकी। ठीक है, टेन्योर को स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम। स्टार्ट लेट लोन पेमेंट हमने लेट कर ली 35,000। ठीक है, उसके बाद उसका इंटरेस्ट रेट 10%, यानी कि 35,000 में मिलेगा, उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा जो है वो 35,000 के साथ वापस पे बैक करना पड़ेगा। ठीक है, और हम 5 साल के लिए ले रहे हैं ये। ठीक हो गया, ये तीनों चीज़ें आ गई, लोन पेमेंट, इंटरेस्ट रेट और पीरियड इसका। अब कैलकुलेशन के लिए जस्ट इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, पी में मीन लोन पेमेंट, उसके बाद उसका रेट और टेन्योर टी, कितने साल के लिए। इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके जस्ट वो उसका आउटपुट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इंतहा ईजी है। जस्ट आपने 3 चीज़ें इसमें याद रखनी है कि इंटरेस्ट जो है फाइंड करने के लिए इसकी अमाउंट, उसका रेट और उसका टेन्योर, ये 3 चीज़ें हों, बस उन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो इंटरेस्ट आ जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम 8। तो 8 में क्या है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ गिवन नंबर। यानी कि कोई भी आपके पास नंबर है गिवन, उसकी पावर, एक्सपोनेंट होती है पावर में, जैसे आप लिखा हुआ है 8 की पावर 5, तो आपने इसका आंसर फाइंड करना होता है। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंट पावर जो भी गिवन है वो फाइंड करनी है। तो इसमें इनपुट में आपके पास 2 चीज़ें होंगी, जैसे मैंने अभी बोला था ना 8 की पावर 5, तो इसमें आपके पास एक नंबर और एक इसकी जो ऊपर वाली पावर है, ये दोनों चीज़ें हमने एज आ इनपुट लेनी है। क्योंकि ये दोनों वैल्यू होगी तो हम उसका आगे मेथड देखेंगे कैसे हम इसकी आउटपुट लेते हैं। तो इनपुट में क्या होगा, अ नंबर एंड इट्स एक्सपोनेंट। उसके बाद आउटपुट में क्या आएगा, यानी कि वो जो फाइंड करने के जो भी उस नंबर का वैल्यू होगी, पावर होगी, हम उसको सॉल्व करके उसकी जो आंसर आएगा, एक्सपोनेंट आएगा उस गिवन नंबर का, वो हमारी आउटपुट हो जाएगी। प्रोसेसिंग में क्या होगा कि जितनी भी उस नंबर की पावर होती है
उतने टाइम उस नंबर को आपस में उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर आपके पास 8 की पावर 5 है तो हम क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी कि 5 टाइम हम 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्ट। अब सबसे पहले हमने इनपुट में दो चीज़ें लिखी थी, एक नंबर और दूसरा उसका एक्सपोनेंट। देखें लेट हमने कर लिया नंबर 8 है और उसकी पावर जो है एक्सपोनेंट वो कितनी है E3। अब इसमें दो चीज़ें यहाँ से ना इस प्रॉब्लम नंबर 8 9 10 आगे जो आ रही हैं इसमें कुछ चीज़ें हम नहीं देखेंगे जो पहले प्रॉब्लम में नहीं थी। उसमें हमारे पास ये चीज़ें आएंगी आपके पास इंक्रीमेंट वाली। उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 8 की पावर अगर 3 है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो इसका आंसर किसी एक वेरिएबल में सेव होना है, वो है प्रोडक्ट पी। ठीक है, तो कंप्यूटर्स में जितने भी प्रॉब्लम्स हम पास आएंगे आगे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया था पिछले किसी एक प्रॉब्लम के अंदर कि हम डायरेक्ट नंबर नहीं लिखते, वो नंबर किसी भी वेरिएबल को असाइन करके वेरिएबल को यूज़ करते हैं, नंबर यूज़ नहीं होता। इसलिए हमने जब प्रोडक्ट किसी भी एक वेरिएबल में सेव करवाना है तो उस प्रोडक्ट को हम इनिशियलाइज़ कर लेंगे पी के साथ। जब भी प्रोडक्ट हो मल्टीप्लिकेशन इस तरह की फाइंड करनी हो तो उसको प्रोडक्ट पी के साथ करते हैं और इनिशियलाइजेशन पहली वैल्यू उसको 1 देते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। और जब हम वैल्यू को ऐड कर रहे होंगे तो ऐड में हमेशा सम को इनिशियलाइज करना है एस, और एस इज इक्वल टू वैल्यू उसको 0 देनी होती है। ठीक है, याद रखना ये कंसेप्ट, जब भी प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो 1 से इनिशियलाइज करना है, जब भी सम फाइंड करना हो तो 0 से करना है। और उसके बाद k है इज इक्वल टू 1, के होगा हमारे पास इंक्रीमेंट ऐसे जैसे अब देखिए 8 की पावर 3 है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो पहले आप एक 8 को एक 8 के साथ मल्टीप्लाई करेगी, नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा एक नेक्स्ट 8 जो होगा वो उनके साथ मल्टीप्लाई होकर इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो ये जो k है ये इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होगा। अब प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट p इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास अब पहले स्टेप में 1 8 जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट p जो है वो तो हमारे पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8 रिजल्ट p में क्या आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 पे गौर करें, अभी इसको सही से समझें, अगर ये समझ आ गया तो पूरा प्रॉब्लम आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्टेप 3 में क्या है कि p इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई n, यानी कि n क्या था ऊपर हमने लेट किया हुआ 8, p को किससे इनिशियलाइज किया था 1 से, 1 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इज इक्वल टू जो इस साइड पे p है हमारा लेफ्ट साइड पे, इसमें रिजल्ट सेव हो गया कितना 8, 8 1 ज़र 8। नेक्स्ट स्टेप में हम गए, अब हमने एक 8 को मल्टीप्लाई किया, हम नेक्स्ट अगला 8 चाहिए हम, क्योंकि हमने 3 8 आपस में मल्टीप्लाई करने, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई 8 की उसकी पावर 3 है ना, तो इंक्रीमेंट बाई 1 का मतलब ये है कि अब एक 1 था, अब k की वैल्यू 1 थी, नीचे क्या होगा k इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। अब इसकी जगह कितने 8 आ जाएंगे 2 वाले। ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद इसकी कंडीशन लगती है, चेक करते हैं वैल्यू कि अगर आपकी ये जो k की वैल्यू, अब k की वैल्यू अभी इस टाइम कितनी थी हमारे पास 2 हो गई थी। ठीक है, ऊपर हमने 1 इनिशियलाइज़ किया था, यहाँ पे हमने एक इसमें इंक्रीमेंट किया था k इज इक्वल टू k, ऑलरेडी ऊपर स्टेप 2 में कितना था 1, यहाँ पे k इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 2। स्टेप 5 में चेक करेंगे कि अगर ये k की वैल्यू आपकी लेस दैन इक्वल टू e है, e की वैल्यू क्या थी 3, देखें k की वैल्यू क्या है 2, 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, तो कंडीशन क्या है कि इससे लेस है या इक्वल है, तो इससे क्या है लेस है, अभी कंडीशन 2 है, अगर इससे कम होगा तो वापस स्टेप नंबर 3 में जाएगा। ठीक है, और अगर इससे वैल्यू इसकी बड़ी हो जाती है ई से, तो वो स्टेप नंबर 6 में जाके इसको आउटपुट जो भी होगी उसमें आंसर होगा उसको डिस्प्ले करवा देगा। अब पहले चेक करते हैं कि की वैल्यू 2 थी, 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू ई की वैल्यू 3 है, उससे कम है, तो वापस स्टेप नंबर 3 में जाएगा। 3 में जाके अब पी की वैल्यू क्या थी 8, उसके साथ एक और 8 जो है वो n की वैल्यू लेके आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, यानी अब 2 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दूसरे वाला 8 इंक्रीमेंट होने के बाद, उसका जो भी 8 8 64 आता है रिजल्ट वो पी में सेव होगा। फिर नीचे आएगा स्टेप 4 पे, अब के एक और इंक्रीमेंट होगा, अब के सेकंड स्टेप में हमारे पास वैल्यू के की 2 हो गई थी,
2 में आप फिर स्टेप नंबर 4 में हम इंक्रीमेंट करेंगे 2 + 1, अब के की वैल्यू कितनी होगी 3। नीचे आकर फिर कंपेयर किया, अब देखें के इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, के की वैल्यू 3 थी, वो लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो वापस फिर स्टेप नंबर 3 में जाएगा। अब तीसरा 8 जो है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तीसरा 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, उसका रिजल्ट भी पी में सेव होगा, ठीक है। तो सेव होने के बाद फिर जब इंक्रीमेंट करेगा ना, अब 3 + 1 4 होगी के की वैल्यू। अब नीचे चेक करेगा के इज़ लेस दैन इक्वल टू 4, अब के ना ही इससे लेस है ना ही इसके इक्वल है, इससे क्या हो गया ग्रेटर, तो डायरेक्ट स्टेप नंबर 6 में जाएगा, जो भी उसमें पी में आउटपुट है उसको डिस्प्ले करवाएगा और उसको स्टॉप कर देगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको और से देखना है, इसको जो आपके पास इंक्रीमेंट वाला स्टेप है स्टेप नंबर 4, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करनी है आपने, जैसे इतना याद करना है कि जिस तरह ये 8 की पावर 3 या 5 या कुछ भी है नंबर की, हमने उस नंबर को सेम को बार बार मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, तो उसको बार बार इंक्रीमेंट ये जो वेरिएबल है ये लगा देते हैं, और इसको हर दफ़ा इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हर दफ़ा एक नई वैल्यू इसमें ऐड होगी। 8 पहली दफ़ा के की वैल्यू 1 थी तो एक 8 पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, के की वैल्यू 2 हुई तो नेक्स्ट 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 3 हुई तो तीसरा, इसी तरह 1 बाय 1 आगे वो चलता रहता है। उसकी जो पावर होती है ना ई, जब तक वो उसके इक्वल हो बार बार मल्टीप्लाई, जैसे उससे बड़ा हो जाए उसको स्टॉप कर देता है। तो ये था हमारे पास इसका प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में